Hi, all of you. इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव्स, आप सब जानते हो एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव का भी इम्पोर्टेंस है और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट इसमें कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता है. सो लेट्स बिगिन विथ ऑब्जेक्टिव्स इन द टॉपिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट. मैंने ये ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में बनाया है और इस तरीके से बनाया है कि एग्ज़ाम में आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ट्रू और फॉल्स में भी मिल सकता है, सेम ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम में भी मिल सकता है, या MCQ जहाँ 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें भी इसको कवर किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13. अब ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है जैसे अभी दिखता है. इसको MCQ में दे सकते हैं 13, 14, 15, 16. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, 14, 15, 16, तो आपको बोलना है 13. ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं गवर्न्ड बाय यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15. तो आप बोलेंगे फॉल्स, राइट. फिर मैच द कॉलम में भी दिया जा सकता है, यहाँ पे 13, 14 लिखा होगा तो आपको 13 मैच करना है. सो आई हैव मेड इट इन अ वेरी सिंपल मैनर दिस ऑब्जेक्टिव. आपको ये 20-25 ऑब्जेक्टिव जो मैंने दिया है उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के लेना, फिर परीक्षा में उसको किस तरीके से दिया है आंसर आपको पता होता है. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 याद रखना, ये बड़ा फेमस या कॉमन एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव है. ओके, वी मूव फर्दर. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस लेस. देखो, कभी भी प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, करेक्ट. तो नेचुरली सेलिंग प्राइस लेस इधर आना चाहिए कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं जो हम आगे लोअर स्टैंडर्ड्स में सिखाते हैं, फीफो या लीफो वगैरह. तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं टॉपिक में कॉस्ट निकालने के लिए, नो डाउट प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो कॉस्ट कौन से मेथड से निकाला गया है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट. याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक में आता है. जो भी मैंने इसमें कवर किया है सब एग्जामिनेशन एंगल से कवर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. थर्ड, डिबेंचर इज अ डैश इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. देखो क्या है, डिबेंचर्स जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम में तो आगे परसेंटेज लिखा रहता है, 8% डिबेंचर्स, राइट, या 10% डिबेंचर्स. ओके, तो ये 8%, 10% क्या है, दैट इज द इंटरेस्ट एंड दैट इज फिक्स्ड इन द सेंस अगर 8% लिखा है तो कंपनी 8% ही इंटरेस्ट चुकाएगी. सो इट इज अ फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी. ओके, द प्रीमियम रिसीव्ड on sale of rights is credited to profit and loss account. जब राइट शेयर्स का डिक्लेरेशन होता है तो कई बार हम लोग राइट शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कई बार पार्टली करते हैं, कई बार नहीं करते. तो हम हमारा राइट्स जो है वो किसी और को दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं और उनसे कुछ अमाउंट हम लोग लेते हैं. तो वो जो अमाउंट हम लोग को मिलता है ऑन सेल ऑफ राइट्स, वो कहाँ जाएगा, वेयर इट विल रिफ्लेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेचुरली रिसीव्ड लिखा है ना तो इनकम है, सो ऑन द क्रेडिट साइड. कई बार यहाँ फिल इन द ब्लैंक हो सकता है और यहाँ PL लिखा हुआ रहता है, तो आप पूरा सेंटेंस ही ध्यान में रखो, क्रेडिटेड भी ब्लैंक में दिया जा सकता है. ओके, करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम है वो। कई बार एग्जाम में करंट इन्वेस्टमेंट लिखने की जगह पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा भी लिख के देते हैं। ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में भी इसी तरीके से यूज करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बट याद रहे दिस इज फॉर करंट यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ये 5 समझ में आया। 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा लेकिन मार्क्स अच्छा मिलेगा। लेट अस मूव। आप जानते हो कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वर्ड का यूज करते हैं। एक्स यानी एक्सक्लूडिंग। तो जब हम एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोलते हैं तो वो सिर्फ कॉस्ट कवर करता है। कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट अगर कवर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट, है ना। सो व्हेन यू से एक्स इंटरेस्ट it covers only the cost. Okay. 7. As per accounting standard 13, the cost of investment sold is calculated as per. अब शुरू में ही मैंने बताया 1 नंबर में शायद कि हम लोग जो मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड। सो whenever we calculate cost we are using weighted average method in this particular topic। ठीक है। अब 8, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज शोन एट कॉस्ट। आपने आगे देखा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है दैट इज शोन एट कॉस्ट। Next, profit on sale of investment is credited to profit and loss account। और अगर यह लॉस लिखा होता, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, तो फिर नेचुरली यहां पर लिखा होता डेबिटेड टू। तो ये अल्टीमेटली चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस वो कहां ट्रांसफर होता है, दैट इज एवरी टाइम ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Fine. Number 10, equity shares are dash income bearing securities। एक 2-3 मिनट पहले आपने देखा था डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज लिखा होता है तो उनको उतना ही फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके। अब इक्विटी शेयर्स जो है उसके आगे तो कोई परसेंटेज होता नहीं है, इसलिए इक्विटी शेयर्स पर हमें जो इनकम मिलती है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स वो वेरिएबल है। मतलब कभी हमें कम डिविडेंड मिलता है, कभी ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कई बार तो मिलता भी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन वेरिएबल। तो जहाँ पर ऐसे परसेंटेज लिखे रहते हैं वहाँ पर उतना परसेंटेज फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, इसलिए इनकम जो है वो वेरिएबल है, कभी कम कभी ज़्यादा। ओके। अब कई स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स करस्पॉन्डेंस ज्वाइन किया है, जॉब वगैरह करते हैं। अब करस्पॉन्डेंस वाले स्टूडेंट को लेक्चर्स कहीं मिलते नहीं हैं। अच्छा, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते अलग अलग कारण से। अब उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें फाइनेंशियल अकाउंट टफ लग रहा है, मतलब मुश्किल लग रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या। तो ये मैंने आपके लिए, आप घर बैठे अपने समय पर फाइनेंशियल अकाउंट के टॉपिक्स आराम से कर सकते हैं, मैंने ही प्रिपेयर किए हुए हैं। इस वेबसाइट पर आप गूगल पे जाके www.vyaseducation.in है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स मैंने धीरे धीरे एक एक करके
काफ़ी वीडियोस डाल के हर टॉपिक के प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व भी करके दिए हैं, और उतना मैटर जरूर से दिया है कि स्टूडेंट परीक्षा में आराम से वो क्वेश्चन करके आएगा. सो प्लीज विजिट दिस पर्टिकुलर साइट and see for yourself. It has been made for students who are not able to attend classes, not able to attend college, but still wants to appear for the examination. Okay, let's move. 11 number. Interest या maybe dividend is always calculated on the nominal value बोलो या face value. अगर fill in the blank है तो आप इसमें से कोई भी लिख लो, ठीक है. एमसीक्यू में देखना कौन सा वर्ड दिया है वो वर्ड आप डाल सकते हो. दोनों मीनिंग सेम ही है, आइदर और यू कैन राइट. अगर दोनों ही लिख दिया स्ट्रोक करके तो भी चलेगा. नॉमिनल वैल्यू फिर स्ट्रोक करके फेस वैल्यू. ओके. इफ सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड ऑन द एग्जैक्ट डेट व्हेन द इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू, द एंटायर इंटरेस्ट अप टू दैट ड्यू डेट बिलोंग्स टू हुम. ओके. यानी अगर इंटरेस्ट का डेट 31 मार्च है और हम 31 मार्च को हमारा जो सिक्योरिटी है वो हम किसी को बेच रहे हैं, वी आर गिविंग टू समबडी एल्स ऑन द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू. इंटरेस्ट वाले डेट पर हम ये सिक्योरिटी किसी को बेच रहे हैं, तो अब तक का जो ब्याज एक्यूमुलेट हुआ वो किसको जाएगा? अब सीधी सी बात है, इट विल गो टू द सेलर, क्योंकि पूरा पीरियड जो है अप टू दैट पर्टिकुलर डेट वो इन्वेस्टमेंट मेरा था, मेरा पैसा उसमें लगा था, तो जो आदमी बेच रहा है उसको वो ब्याज मिलेगा टू द सेलर. ओके. डिविडेंड ऑन शेयर्स इज पेड टू द होल्डर ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ सो एंड सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग. मतलब के डिविडेंड किसको मिलेगा? तो बुक क्लोजर, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, बुक क्लोजर वाले डेट पर जिसका भी नाम, मतलब उस डेट पर जो भी वो सिक्योरिटी का होल्डर होगा, मतलब जिसके पास वो सिक्योरिटी है, बुक क्लोजर के दिन पर उसको डिविडेंड मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग. मतलब चाहे उसके पास वो सिक्योरिटी 1 महीना है, 2 महीना है, 6 महीना है, बुक क्लोजर के दिन जिसका नाम है या जिसके पास वो सिक्योरिटी है उसको डिविडेंड मिलेगा. ओके. एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज करंट एसेट ओवर इट्स मार्केट वैल्यू इज डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक्सेस ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है. अब 5 मिनट पहले आपने देखा कि करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बैलेंस शीट में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लिखते हैं. अब अगर मार्केट प्राइस कम है तो हमको मार्केट प्राइस उसमें दिखाना पड़ेगा. अब सीधी सी बात है, कॉस्ट, अब समझो आपने एक इन्वेस्टमेंट को 10,000 में लिया था, अब उसका मार्केट प्राइस 8,000 हो गया, तो 10,000 से 8,000 आपको 2,000 का लॉस है, और क्योंकि वो लॉस है इसलिए दैट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. याद रहे, कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, यानी आपने लिया था 10,000 में, ये कॉस्ट है, अब उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो यू आर इन अ लॉस ऑफ 2,000. लॉस है, दैट इज वाई डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझ में आया? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. सभी टॉपिक्स मैंने सॉल्व करके रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके रखे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से विजिट करना, और बिल्कुल अफोर्डेबल जिसको हम बोलते हैं. ओके, चलो. The investment intended to be held for less than dash months is called dash investment as per accounting standard 13. 12 महीने से कम, less than 12 months, then that investment is called current investment, जो आगे भी मैंने बताया. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम सादी भाषा में बोल सकते हैं.
ओके, लेस देन 12 मंथ्स मतलब 1 साल के अंदर होगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, ये आपको बता दिया है। हाँ, vyaseducation.in है, हाँ .com नहीं है। ओके, देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेस प्राइस एंड डैश एट द टाइम ऑफ परचेस। देखो, कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो एसेट खरीदते समय जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो जब हम शेयर्स खरीदा या कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदा, कोई स्टैंप ड्यूटी पे किया या ब्रोकरेज पे किया, मतलब एक्सपेंस, तो वो सब उसके कॉस्ट में ऐड होता है। सो एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेस विल बी एडेड। ये देखो यहां पर दिया है, द ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द कॉस्ट। ये बात किसी भी एसेट के लिए सही है। नेक्स्ट, डैश शेयर्स रिसीव्ड इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड। आप सब जानते हो कि जब बोनस शेयर्स मिलता है तो हम उसको सिर्फ नॉमिनल वैल्यू कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट वाले कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये बोनस शेयर्स हमको एब्सोल्युटली फ्री मिले हैं। सो वी रिकॉर्ड इट इन द नॉमिनल वैल्यू कॉलम, सो इट विल इंक्रीज दैट टोटल, बट वी डू नॉट रिकॉर्ड इट इन द कॉस्ट कॉलम। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये देखो है ना, इज एंटर्ड इन द डैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वी एंटर इट इन द नॉमिनल वैल्यू कॉलम, या कोई कोई बोलते हैं फेस वैल्यू कॉलम। इन्वेस्टमेंट इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स, अभी अभी आगे गया था, इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड करंट इन्वेस्टमेंट। वैसे भी करंट एसेट्स जब हम बोलते हैं तो यही बात अप्लाई होती है, लेस देन 12 मंथ्स। ये यूट्यूब चैनल जो मेरा है आप सब जानते हो इस नाम से, राजू व्यास सर। आपको अगर ठीक लगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे और वीडियोस मुझे उसमें डालने हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम राजू व्यास सर। When rights are sold without subscribing, the sales proceeds are credited to। मतलब जो हमने एक आगे वाले ऑब्जेक्टिव में बताया इसी बात को, कि राइट शेयर्स जब हमें दिया जाता है और हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते तो राइट्स हम किसी को बेच देते हैं, तो उसका जो पैसा आता है वो हम कहाँ दिखाते हैं? वो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं शो करते। It is credited straight away to profit and loss account. The cost of right shares is added to the cost of investment। याद रहे, right shares भी equity shares ही है और वो भी हमें फ्री नहीं मिलते हैं, हमको पैसा देना पड़ता है। तो सीधी बात है, indirectly you are buying, indirectly you are purchasing these shares। तो नेचुरली आपका इन्वेस्टमेंट्स उतना बढ़ जाएगा। दैट इज वाई इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आई सपोज? ओके, व्हेन शेयर्स आर परचेस्ड कॉस्ट इज एंटर्ड इन द डैश कॉलम इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हम ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिकल, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम, उसमें से हमारा कॉलम एक रहता है नॉमिनल वैल्यू का, एक इंटरेस्ट या इनकम, और तीसरा जो कॉलम रहता है हम लोग कॉस्ट लिखते हैं, या कई टीचर्स यहाँ पर कैपिटल ऐसा लिखते हैं। तो शेयर्स जब परचेस करते हैं तो नॉमिनल वैल्यू कॉलम में जाता है, लेकिन जो कॉस्ट है वो तीसरा जो कॉलम रहता है, जिसको हम लोग, जैसे मैं भी यहाँ कॉस्ट ही लिखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, but you can write your capital also. So that is why answer is shown as capital। 24th में एक फॉर्मूला है कि जब हम सेल करते हैं शेयर्स या डिबेंचर जो भी है प्रॉब्लम में, तो हमको वेटेड एवरेज मेथड, जो आगे भी 2 बार आगे देखा आपने, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हम कॉस्ट निकालते हैं।
जो हम सेल करते हैं, जितने शेयर्स या डिबेंचर्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक में ये ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ सेल। तो यहाँ क्या आएगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड, यानी अगर आपने 500 शेयर बेचे हैं तो यहाँ पे आपको 500 लिखना है, और नीचे आपको टोटल, यानी समझो आपके पास 10,000 शेयर है और उसमें से 500 तुम बेच रहे हो, तो ऊपर आएगा 500 और नीचे आएगा 10,000, ऐसा। सो हियर द फिल इन द ब्लैंक इज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड। तो ये मेन जो एग्जामिनेशन में देखा गया है वो सब ऑब्जेक्टिव्स आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी किया। 2 बार 3 बार 4 बार इसको आपको पढ़ना है, आराम से आपको कम समय में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिखा है यहाँ पर, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, यानी कि सपने देखने चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, उस पर एक्शन नहीं लोगे, तो नेचुरली सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स आई से, ड्रीम बिग, बट you take action, you work hard on it, and definitely success will be yours. All the best, all the students. Do visit this particular site. See you in the next video. Bye then. That's all.